डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, और साल्ट क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, ये हमने फर्स्ट पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। जब हमारे जो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। और साल्ट की हमने वहां पे अलग अलग कैटेगरी भी पढ़ी थी, जो आपको यहाँ भी काम आएगी। तो यहाँ पे कुछ साल्ट की फैमिली है, फैमिलीज ऑफ साल्ट। इसका मतलब क्या है, टाइप तो साल्ट के रहते ही हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट, जो हमने फर्स्ट पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। तो फैमिली से क्या मतलब है, फैमिली यहाँ पे टाइप नहीं है, फैमिली है जैसे सल्फेट्स। सल्फेट्स की फैमिली क्या है, जिनके पीछे सल्फेट लगता है, जैसे Na2SO4, Al2SO4 3। इसी तरीके से MgSO4, CaSO4, ये क्या है, हमारे सारे के सारे सल्फेट्स हैं। तो हम बोल सकते हैं ये किसकी फैमिली है, सल्फेट्स की फैमिली है। इसी तरीके से यदि हम क्लोराइड की बनाएं, क्लोराइड की, तो NaCl, CaCl2, MgCl2, ये क्या है, ये क्लोराइड की फैमिली है। इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि इस एक चीज को यदि हमने कॉमन रख लिया और बाकी उसके फॉर्मूले बना दिए हमने अलग अलग मेटल्स के साथ, तो वो एक फैमिली को डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोटासियम सल्फेट्स, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इस सल्फेट तक जितने भी आए हैं, ये सारे सल्फेट की फैमिली में आते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जैसे ये क्या है, ये सोडियम के साल्ट बोल सकते हैं हम। ये सोडियम की साल्ट फैमिली है। एक चीज को कॉमन कर दिया हमने, जैसे इसमें सल्फेट को कॉमन किया है, इसमें हमने सोडियम को कॉमन कर दिया। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 होता है, सोडियम सल्फेट का वहां पे फॉर्मूला लिखा था मैंने। इसके अलावा ये जितने भी हमारे सोडियम से शुरू हैं तो सोडियम के साल्ट बोले जाएंगे। इसी तरीके से जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फैमिलीज हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पीएच ऑफ साल्ट। पीएच जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, इसमें क्या रहता है, 0 से 14 तक रीडिंग रहती है, जिसमें न्यूट्रल पे 7 होता है। 7 बिल्कुल बीचों बीच है, और 7 से यदि नीचे की तरफ आते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पे होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस 14 पे होते हैं। और जैसे जैसे हम 7 to 14 बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। तो साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, ये डेफिनेशन प्रीवियस पार्ट में हमने अच्छे से पढ़ी थी कि यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल साल्ट बनाएंगे। उनकी पीएच कितनी रहती है, लगभग 7, न्यूट्रल कंडीशन। ऑन द अदर हैंड, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लिया, वीक हमने बेस लिया, तो ऐसे जो साल्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जो चीज स्ट्रॉन्ग है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, जाहिर सी बात है उसकी पीएच आपकी 7 से लेस देन मिलेगी। दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यदि हमने बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया तो जाहिर सी बात है हमारा साल्ट बेसिक नेचर का मिलेगा, और जो उसकी पीएच है वो मोर देन 7 मिलेगी। तो यहाँ पे जो 3 टाइप के यहाँ पे मैंने लिखे थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट, ये लेस देन 7 होता है इनका, ये इक्वल टू 7 या अप्रोक्स 7, और ये मोर देन 7 पीएच है वो शो करते हैं। उसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको साल्ट के बारे में जो पढ़ने को, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट है NaCl, जिसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। और इस साल्ट ने हमारे जो इंडिपेंडेंस, जो रिवॉल्यूशन था, जो हमारी क्रांति थी, एक स्वतंत्रता संग्राम था जिसको बोलते हैं, वहां पे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो की थी, वो भी NaCl से जुड़ी हुई है। जो पिक दी हुई है, इससे रिलेटेड आपको CBSE में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि हिस्ट्री नहीं आएगी यहाँ पे, कुछ भी आपको सोशल स्टडी नहीं पढ़नी, लेकिन ये पिक आपको किस चीज से रिलेटेड, हमारी साइंस में इसका क्या रिलेशन है, साइंस में ये NaCl से रिलेटेड है। उधर से ओशियन से जो भी हम क्या करते हैं, साल्ट निकालते हैं, तो पहले साल्ट के ऊपर क्या रहते थे, टैक्स होते थे। गवर्नमेंट ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने टैक्स लगाए हुए थे। तो और वहां पे फिर क्या किया, महात्मा गांधी जी ने वहां पे साल्ट है वो बना के उसका एक विरोध किया था। तो NaCl का हमारी इंडिपेंडेंस में भी बड़ा रोल माना जाता है। हालांकि यहाँ पे उसकी कोई हिस्ट्री नहीं दे रखी, अपनी बुक में केवल ये पिक दी हुई है।
इंपॉर्टेंस ऑफ NaCl, और NaCl के बारे में ही हम आगे जो भी इसके प्रोडक्ट हैं, इससे क्या क्या प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं उसके बारे में डिटेल है। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट, समुद्र के अंदर ओशंस में काफी सारे साल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड भी एक साल्ट है जिसको हम सेपरेट करते हैं किससे, अदर साल्ट से, दूसरे साल्ट से। डिपॉजिट्स ऑफ द सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि अलग अलग साल्ट वो कहीं पहाड़ों पे भी मिलते हैं, जैसे हमारा जो रॉक साल्ट होता है, रॉक साल्ट, या फिर जो काला नमक होता है उसको चट्टानों से भी निकाला जाता है, हालांकि बनाया भी जाता है उसको। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, और जब ये बड़े बड़े हम पत्थरों से देखते हैं, ये इम्प्योरिटीज होने की वजह से कैसे दिखाई देते हैं, ब्राउन। जैसे काला नमक होता है, हालांकि होता है उसमें भी NaCl है, लेकिन दूसरे कुछ, इसलिए इसको रॉक साल्ट भी बोला जाता है। रॉक साल्ट या टेबल साल्ट, NaCl तो उसमें मिलेगा ही, जो भी हम साल्ट खाते हैं, चाहे वो ब्लैक साल्ट है चाहे टेबल साल्ट, NaCl तो उसमें होगा ही। उसको तैयार किया कैसे किया जाता है, बेड्स ऑफ रॉक साल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन स्टीज ऑफ बायगोन एज इज ड्राइड अप एंड रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोयल। तो क्या किया जाता है, ऐसे क्यारियां सी बनाई जाती हैं, बेड्स मतलब क्यारियां, और इनके अंदर वाटर, जो सी वाटर है उसको लेके आया जाता है, और आराम आराम से क्या किया जाता है, इस वाटर को इवेपोरेशन से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये सूख जाता है तो वहां पे हमको क्या मिलती हैं, फिर बेड्स ऑफ साल्ट मिलती हैं, साल्ट की क्यारियां। और उन साल्ट को फिर वहां से निकाल के उसको इम्प्योरिटीज है उसको क्या किया जाता है, दूर करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं जो क्या करती हैं, फिर हमारा जो वाइट कलर आता है, जो बिल्कुल सफेद साल्ट हम देखते हैं, वो इम्प्योरिटीज निकाल के इसको बनाया गया होता है। उसके बाद हम समझते हैं कॉमन साल्ट, रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें ये एक रॉ मटेरियल मीन्स उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, और इसमें रिलेटेड 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है और 3 मार्क्स में भी आता है, और ये पिक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसमें क्या है, यदि हम जो हमारा NaCl है, NaCl को वाटर में डिजोल्व करके, वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, कहने का मतलब उसका एक एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन। और जब इस घुले हुए NaCl में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी है या सेल लगा दिया है। सेल का एक साइड पॉजिटिव एंड है जिसको एनोड बोलेंगे, और एक नेगेटिव को कैथोड बोलेंगे। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमने किस में डुबो रखे हैं, NaCl के सॉल्यूशन में, जिसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, ब्राइन। इसको स्पेशली याद रखना है, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होएगा, NaCl जैसे ही वाटर के अंदर जाता है तो वो टूट जाता है किसमें, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। इस तरीके से Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव ये आयंस में टूट जाता है हमारा जो साल्ट है। अब क्या होएगा, जो पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एंड है, तो क्या होएगा, नेगेटिव एंड की तरफ हमारे पॉजिटिव वाले है वो अट्रैक्शन की वजह से वो जाना शुरू कर देंगे इस तरीके से। और ये बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स एक, ये जो स्टेप आपको समझाई जा रही है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसके बाद देखा जाता है क्या होएगा उसमें से। तो एक मेम्ब्रेन से ये सेपरेटेड है, हो सकता है, और इस मेम्ब्रेन में क्या है, ये खास बात है कि इसमें केवल आयंस मूव कर सकते हैं इजिली। तो क्या होएगा, जो पॉजिटिव वाले हैं जैसे सोडियम आयंस हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे Na पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। और जबकि जो क्या है, नेगेटिव वाले हैं, क्लोराइड आयंस हैं, वो इस साइड में इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से, क्लोराइड आयंस। और ये क्लोराइड आयंस इस साइड में इकट्ठे होने की वजह से क्या करेंगे, 2 क्लोराइड आयंस जब आपस में मिल जाते हैं तो इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव कर दिए जाते हैं, और Cl2 क्लोरीन गैस है वो बन जाती है। और क्लोरीन गैस कहाँ पे निकलती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एनोड साइड पे क्लोरीन गैस निकलेगी। जबकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। सोडियम तो गैस नहीं बना सकता, लेकिन हमने इसमें वाटर भी लिया हुआ है H2O, और H2O किस किस के अंदर ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे क्या होएगा, जो OH नेगेटिव आयंस है वो भी इस तरीके से पड़े हुए हैं, इस तरीके से यहाँ भी पड़े हैं। H पॉजिटिव आयंस कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन इकट्ठे होंगे इस नेगेटिव साइड में, कैथोड वाली साइड में। ऐसे ही H पॉजिटिव क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने छोड़ दिए ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेगा यहाँ पे, और सिंपल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हाइड्रोजन में आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ मिलता है तो
H2 गैस लिबरेट होती है, और ये H2 गैस किस एंड से होएगी, वो कैथोड से होएगी, जबकि क्लोरीन गैस एनोड से लिबरेट होती है। उसके बाद हमारे सॉल्यूशन में बचा क्या है, हाइड्रोजन भी निकल गया। देखो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, वो तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गया, हाइड्रोजन आयन है जो हमारा बच गया, OH नेगेटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयंस। जबकि क्लोरीन है वो यहाँ से हमने बाहर निकाल दी, तो क्या होएगा, ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इस ब्राइन में, क्योंकि पूरे ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती, ब्राइन के अंदर कुछ अमाउंट में हम एक साइड से इस ब्राइन को निकालते रहते हैं साइड में, और यहाँ पे हमारा NaOH है वो बाहर निकलता रहता है। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, NaCl प्लस H2O, NaOH बनेगा और Cl2 और H2O निकल जाती है। H2 गैस है जो वो कहाँ निकलेगी, कैथोड पे, और ये कहाँ निकलेगी, एनोड पे। ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और इस पिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आपको यूजेस दिए हुए हैं, क्लोरीन के क्या क्या यूज हैं, हाइड्रोजन के क्या यूज हैं, इसके अलावा NaOH, इसके तो खैर हमने यूज पढ़ने ही है, बेकिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं, इसके अलावा वॉशिंग सोडा में इसका यूज पढ़ेंगे हम। इसके अलावा जो क्लोरीन गैस है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो इसे आगे का साल्ट पढ़ेंगे हम, क्लोरीन गैस जो यहाँ पे निकली है। तो यहाँ पे इनके यूज भी आपको याद रखने हैं, 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस को आपने अच्छे से समझाना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, ये पिक बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसके यूज बताने पड़ेंगे, इसके जो प्रोडक्ट निकले हैं NaOH के क्या यूज हैं, कोई दो दो यूज भी बता सकते हो एक एक लाइन के अंदर, और हाइड्रोजन के भी 2 यूज बता सकते हो। यूज हैं क्या, वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं क्लोरीन को, स्विमिंग पूल्स में यूज किया जाता है, यदि वो पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ये एक प्रकार का डिसइफेक्टेंट का काम करता है, मतलब वहाँ पे जो पैथोजेंस हैं या फिर जो बीमारी फैलाने वाले जीव पैदा हो जाते हैं उनको किल कर देता है। PVC जो वायरिंग होती है हमारी घरों में, तारें होती हैं, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो PVC होती है, उसको बनाने में क्लोरीन यूज करते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि एक रेफ्रिजरेशन का काम करती है, हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, बोल सकते हैं कूलेंट के रूप में। हालांकि ये ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होता है उसमें बड़ा ही क्रूशियल रोल, या फिर बड़ा ही हम बोल सकते हैं एक नेगेटिव रोल प्ले करती है, इसलिए इसके आज के टाइम तो इसको फॉर्मेशन वगैरह है, बनाई तो जाती है, लेकिन हम रेफ्रिजरेशन में यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने इसके रूल बनाए हुए हैं। और एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है ओजोन लेयर के बारे में, वहां भी CFC का डिस्कशन है। तो आपको एक जगह पे कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वो हर जगह से जोड़ के समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप उससे रिलेटेड कहीं पे भी मार ना खाओ। उसके बाद है पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड क्या होते हैं, पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी पेस्ट को, पेस्ट ऐसे जीव होते हैं, ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो हमारी इसको नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, तो उनको बनाने में भी इसको यूज करते हैं। हाइड्रोजन का यूज फ्यूल में किया जाता है, ईंधन में, रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन ही यूज करते हैं। और बड़ा ही ये फ्यूल की खास बात क्या है, बड़ा ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे, अब ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो H2O निकालता है, कोई CO2 कोई NO2 कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेज नहीं निकलती, इसलिए इसको एक क्लीन फ्यूल के रूप में भी बोला जाता है, हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल, साफ सुथरा फ्यूल होता है। इसके अलावा मार्गेराइंस, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स, ये जो केमिकल्स हैं अमोनिया और ये मार्गेराइंस, ये क्या होते हैं, हमारे फर्टिलाइजर उर्वरकों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अमोनिया को तो जैसे बहुत ज़्यादा हम पढ़ते भी हैं, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम जो हाइड्रोजन है वो यूज करते हैं। इसके अलावा ब्राइन के अंदर जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, डिग्रीजिंग मीन्स ग्रीस वगैरह ज़्यादा लगा हुआ है मेटल्स को, उसको साफ सुथरा करना है, तो डीग्रीजिंग का मतलब है उसको ग्रीस हटाने के लिए यूज करते हैं। सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है NaOH, जैसे बताया मैंने, वॉशिंग सोडा हम पढ़ेंगे इससे बनता है। पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो कृत्रिम धागे हैं उनको भी इससे बनाते हैं हम। तो ये आपका डिटेल प्रोसेस था, जो कि क्लोर एल्कली से रिलेटेड आपको हर एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कहाँ से एनोड कैथोड वाले पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस तो है ही बड़ी इंपॉर्टेंट, ये NaOH बनता है, Cl2 और H2 के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा फर्स्ट साल्ट है। हालांकि ये दूसरे नंबर का NaCl के बारे में हमने एक आइडिया ले लिया है, ये है ब्लीचिंग पाउडर।
अब साल्ट ही पढ़ेंगे हम। एक ब्लीचिंग पाउडर है, उसके बाद वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 4 साल्ट हमने अच्छे से समझने, बनते कैसे हैं, इनके यूज क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो प्रोड्यूस की थी हमने किसके अंदर, क्लोरएल्कली प्रोसेस में, उसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है? ड्राई स्लैक्ड लाइम, CaOH2। दो लाइम होते हैं, एक तो होता है क्विक लाइम, पहले ही बताया था मैंने, और एक होता है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम, और ये वर्डों से आपसे पूछा जाता है, दोनों के फॉर्मूले पूछ लेगा। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना फर्क है इनमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि क्लोरीन से करवाते हैं तो क्या बनता है? एक ऐसा साल्ट बनता है CaOCl2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O हमारा निकल जाएगा। तो यही ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग मीन्स, जैसे ब्लीचिंग नॉर्मली एक वर्ड होता है, तो लगभग हम क्या करते हैं, कोई दाग धब्बे वगैरह है, चेहरे पे भी ब्लीचिंग होती है, उसको हटाने के लिए भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2। क्वेश्चन आपको पता ही कैसे पूछते हैं, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताना आपने, क्या होता है, कि प्रिपरेशन कैसे होती है ये बतानी है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस होती है। और मेन है इसके यूजेज, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। यूज कैसे हम देख सकते हैं, फॉर द ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, ये जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़ा उद्योग होता है, उसके अंदर ब्लीचिंग के लिए, मतलब इनके कलर को हटाने के लिए पहले इनके कलर को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, फिर मनचाहा कलर इनको हम दे के और जो भी कपड़े हैं वो बना सकते हैं। वुड पल्प, जो लकड़ी का पल्प होता है, या फिर जिससे हम लुगदी भी बोलते हैं, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर उस कलर को हटाने के लिए, तो वाइट कलर हमको पेपर का दिखाई देता है, और वैसे हम लकड़ी देखते हैं वो तो ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की भी। तो यहाँ पे जो उसको क्या किया जाता है, पहले कलर को हटाया जाता है। ब्लीचिंग वास्ट क्लोथेज इन लॉन्ड्री, इसके अलावा ब्लीचिंग होती है इसके अंदर, जो हमारे कपड़े वगैरह धुलते हैं, जहाँ पे लॉन्ड्री के अंदर भी ब्लीचिंग की जाती है, ड्राई क्लीनिंग वगैरह वहाँ पे भी यूज करते हैं इसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये क्या कर सकता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद ये रिड्यूस हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि रिड्यूसिंग करके ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट। और ये ऑक्सीजन का एटम वैसे तो हम पढ़ते हैं क्या, कैल्शियम क्लोराइड Cl2 की फॉर्म में मिलता है। तो ये इजीली क्या कर सकता है, इस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ के किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, के अलावा वो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी साफ सुथरा करने में, उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, कीड़े वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में भी इस्तेमाल करते हैं। बनता कैसे है, यदि आइडिया लें इसका, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दो हाइड्रोक्साइड लगे होते हैं इस पे, तो होगा क्या, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है। क्या होएगा, वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, बल्कि जो बच गया हमारा CaO और इसके साथ Cl2 है वो अटैच हो जाता है। इस तरीके से वैसे मैकेनिज्म बड़े अच्छे ढंग से 11th-12th में आते हैं, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे भी, कुछ आइडिया लेंगे मेटल नॉन मेटल वाले में, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ते हैं मेनली। लेकिन मैकेनिज्म आपको ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते हैं 11th-12th में जब पढ़ोगे। बनते कैसे हैं, ये चीज़ बन कैसे गई, कि क्या क्या टूटा उसमें और क्या दोबारा बने हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जाहिर सी बात है, जो प्रीवियस बॉन्ड होते हैं, प्रीवियस बॉन्ड वो तो होते हैं ब्रेक, और जो न्यू बॉन्ड हैं वो बनते हैं। तो जैसे ये बताया मैंने, ये बॉन्ड ब्रेक होके और नया बॉन्ड किसके बीच में बन गया, क्लोरीन में और CaO में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट साल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस में यूज किया जाता है, बेकरी आइटम्स में, बेकिंग में। बेकिंग मीन्स कुछ इस तरीके से पकाना किसी भी चीज को जिससे क्या है, वो सॉफ्ट बने, सॉफ्ट बने, जैसे ब्रेड वगैरह है, बिस्किट वगैरह है, बेकरी आइटम्स होते हैं के अंदर एयर की वजह से वो फूल जाते हैं। तो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन, ज़्यादातर इसको रसोई में यूज करते हैं, क्या करने के लिए, टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़ाज, पकोड़े बनाने के लिए। और उसके अलावा समटाइम्स इट इज एडिड टू फास्टर कुकिंग, कुकिंग को फास्टर बनाने में भी हम इसको, जल्दी जल्दी कुक हो जाता है मटेरियल, के लिए भी यूज करते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3,
क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम बाई कार्बोनेट ये भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए दोनों नाम से ध्यान रखना है, बाई भी लगा मिल जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लगा मिल जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड सोडियम क्लोराइड एज ए वन ऑफ द रॉ मटेरियल, सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है इसके अंदर, और ये सोडियम क्लोराइड और वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसमें से क्या निकालते हैं, NaOH। और NaOH की रिएक्शन किसके साथ की जाती है, फिर दोनों के साथ। अब होगा क्या, वैसे तो जब हम अलग से इसमें NaOH की रिएक्शन नहीं देखेंगे, इसी में से हम समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल है जो हमारा, ये बना कैसे, हमारा काम का मॉलिक्यूल है ये क्या, NaHCO3। अब बनता कैसे है ये, NaCl है, Na और Cl में ब्रेक हो जाता है, वाटर है H और OH में टूट जाता है, CO2 है, ये क्या होगी, इसके अंदर जैसे CO3 है वो बनेगा, वो कैसे देखेंगे, और NH क्या है हमारा 3 है, इनके साथ कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, इसके अंदर ऐड हो जाता है, NH4 बना लेता है, NH4 पॉजिटिव, के पास पॉजिटिव चार्ज था, NH4 बन जाता है। ये NH4 क्या करेगा, इस Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। उसके बाद जो ये OH है, इसमें से भी क्या होएगा, इसमें से ऑक्सीजन तो CO3 के साथ लग जाएगी और H है इसके आगे लग जाएगा, बाकी बचा क्या है हमारा, NaHCO3। इस तरीके से अब बोल सकते हैं जो OH है ना वो CO2 के साथ मिलके HCO3 एक ऐसा साल्ट बना लेता है। ऑक्सीजन है वो यहाँ ऐड हो जाती है, O3 हो जाता है, H इसके आगे लग जाता है HCO, और ये किसके साथ मिलता है फिर, सोडियम के साथ मिलके NaHCO3। इस तरीके से बनता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट मीन्स इसका कोई यूज नहीं है, ये वैसे ही एक्स्ट्रा बनता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद होता क्या है, ये यूज कैसे किया जाता है फिर, ये साल्ट है जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे काम में कैसे आता है। जब हम इसको किसी चीज में मिलाते हैं, आटे के अंदर मिलाया जाता है, तो जब ये गर्म होता है तो ये क्या होएगा, सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है और इसमें से CO2 गैस निकलती है। और ये CO2 गैस ही क्या करती है, हमारे आटे को या फिर केक के अंदर जो पोर्स बनते हैं, छिद्र बनते हैं, आटे को फुलाने में मदद करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहा जाता है ये कौन सी गैस की वजह से हमारा जो आटा है या फिर जो केक वगैरह है या फिर ब्रेड है वो फूलते हैं, सोडियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गोट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड, बहुत सारे हमारे इसके इस्तेमाल भी हैं, यूज देख लेते हैं क्या क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बेकिंग पाउडर बनता कैसे है। तो ये इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब कई बार हम दोनों को एक मानते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यही है। बेकिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर एडिड सच एज टार्टरिक एसिड, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इससे निकलता है टार्टरिक एसिड, इमली से। इमली वाले एसिड को यदि हम बेकिंग सोडा में मिला देते हैं तो उससे जो भी हम मटेरियल तैयार करेंगे वो हमारा क्या है, वो होएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, इसने इनके दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट में यदि हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड, ये क्या बन जाता है हमारा, बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा, हमारा बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं जो आप बिना समझे ही रटने की कोशिश करते हो तो एग्जाम में भूल जाते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट में से जो टार्टरिक एसिड है, इसमें से जो क्या काम होता है टार्टरिक एसिड का, ये प्रोटॉन छोड़ता है, और ये प्रोटॉन जैसे ही आएगा तो क्या होएगा, ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा हमारा, सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड, सोडियम साल्ट बन जाता है किसी भी एसिड का, जैसे NaCHOO नेगेटिव, ये सोडियम एसीटेट होता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ सोडियम टार्टरेट, कुछ ऐसा सब्सटेंस है वो बन जाता है। और इसके अलावा क्या होएगा, जैसे HCO3 है, ये रिएक्शन में आपको अलग से दिखा देता हूँ क्या कुछ इसमें करके दिखाया हुआ है। ये है NaHCO3 प्लस CO2 प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ से आया ये H पॉजिटिव, टार्टरिक एसिड से। टार्टरिक एसिड, एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन छोड़ते हैं, तो ये प्रोटॉन क्या करता है, ये प्रोटॉन क्या करेगा,
इनके साथ मिलके अपनी कलाकारी दिखाएगा। वो कैसे? जैसे H एक हमारे पास है, एक H ये हो गया 2, और एक ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी H2O, और इसमें क्या बच गया CO2। ये चीज़ें निकलती हैं और यही बेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है CO2। इसके अलावा और क्या रहता है इसमें? सोडियम जो बच गया हमारा, और इसमें प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो भी हमारा एसिड बचा हुआ है वो क्या करेगा? इसके पीछे लग जाएगा, टारट्रेट कुछ ऐसा, सोडियम टारट्रेट ऐसा हमारा सब्सटेंस है वो बच जाता है। तो इस तरीके से, और ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, एडिबल ही होता है। मेनली है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हम CO2 को कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये कोई भी एक एडिबल एसिड, ये वर्ड दिया हुआ है, एडिबल एसिड को हम यूज करते हैं। उसके बाद और यूज देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो ए इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, जब इन डाइजेशन की कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से गैस वगैरह बन जाती है, HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है, उस केस में कुछ दवाइयाँ यूज करते हैं जिनको हम एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड बनाने में भी यूज करते हैं। ये क्यों? क्योंकि एल्कलाइन होने की वजह से, बेसिक नेचर होने की वजह से हमारे जो एक्सेस एसिड होता है, HCl ज़्यादा छूट जाता है जब स्टमक के अंदर, उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज, और हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है, राहत देता है। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे बताया था ना, इसमें से CO2 निकलती है, और ये CO2 तो क्या करती है? हमारे यहाँ पे बेकिंग में काम आ जाती है। और CO2 एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है, ये लगी हुई आग को बुझाने का काम करता है। तो उस केस में एक एक्टिविटी दी हुई है इस चैप्टर के एंड में, एक्टिविटी वैसे नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद, जिसमें आपको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताया हुआ है। और इसमें सिंपली क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे तो हमने एडिबल एसिड लिया था, यहाँ पे तो हमने क्या लिया था? सिंपल एडिबल एसिड। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे एडिबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खाने में ले रहे थे हम। कोई भी, जैसे HCl ले लिया हमने, HCl क्या करेगा? NaCl बना लेगा, और इसने जो प्रोटॉन छोड़ा है उससे H2O और CO2, और ये H2O और CO2 दोनों क्या हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरीके से एक एक्टिविटी दी हुई है, एक बोतल के अंदर ऐसे लगा के, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब को लटकाया हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? HCl लेना है, अंदर क्या है? NaHCO3 है। उसके बाद जैसे इस टेस्ट ट्यूब को हम हिलाएंगे तो ये HCl जैसे इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे क्या है? एक बोतल को बंद करके यहाँ से ट्यूब निकाली हुई है, और उस ट्यूब में से क्या निकलेगा? CO2 है वो बाहर निकलता है। उसको यदि हम बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके आएंगे, क्या कर देगा? उसको एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है। इस तरीके से ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपडेशन देख रहे हो एग्जाम्स के अंदर, चाहे CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो, उनमें आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, प्रैक्टिकल नॉलेज से, ना कि क्रैमिंग से रिलेटेड, फैक्ट एंड फिगर से रिलेटेड ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर प्रैक्टिकली यूज में क्या क्या आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसलिए आपको एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। वॉशिंग सोडा देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी एक ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस है जो कि सोडियम क्लोराइड से ही इसको तैयार करते हैं, साल्ट से ही तैयार किया जाता है। हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 NH2O, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनाया कैसे जाता है? Na2CO3 बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, किससे? NaCl से। और जैसे वहां पे देखा था हमने NaHCO, ये बनाया था इस तरीके से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट से ही हम क्या बनाते हैं? Na2CO3 बनाते हैं। और इसमें से जो प्रोटॉन्स हैं उसको किसी बेस के साथ, बेस को किसकी भूख होती है? प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स को छुड़वा दिया जाता है, और हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है वो बन जाता है। बनाया किससे जाता है? इसको भी NaCl से ही बनाते हैं। वही है, पहले तो इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाएंगे, कहने का मतलब यही है। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? देख भी सकते हैं, कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। आ गया ना? बेकिंग सोडा ही तो बोला था हमने। बेकिंग सोडा से ही उसको यदि हम गर्म करते हैं तो उसी से हम सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है इसके अंदर क्रिस्टल बनाना। हमने क्रिस्टल बनाई है, जैसे NaHCO3 को सिंपली हमने हीट किया तो क्या बना? Na2CO3 प्लस H2O, और इसके अलावा
CO2 भी बन जाता है। और इससे बैलेंस करेंगे तो लगभग ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। और ये किसकी रिएक्शन है? हालांकि हमारी एनसीईआरटी में केवल Na2CO3 ही दिया हुआ है डायरेक्ट, सीधा ही सोडियम कार्बोनेट से ये वाटर के मॉलिक्यूल डॉट लगा के चिपका के दिखा रखे हैं। लेकिन ये बना कैसे है? बनने का ये प्रोसेस है। बनने का क्या? जैसे इसने बोला हीट करना है हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम हीट कर देते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और H2 और CO2 है बाहर निकल जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और जो ही सोडियम कार्बोनेट बना है हमारा, इसी को क्या किया हमने, वाटर मॉलिक्यूल के साथ यदि छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद ये क्या बना लेता है, एक ऐसा ऐसा फॉर्मूला बना लेता है। क्या बोलते हैं इसको? जब ये वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होते हैं साल्ट के साथ, वो अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्ट उस केमिकल बनाने में, वो सिंपली एक बॉन्ड के साथ वहां पे अटैच हुए मिलते हैं। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये भी टॉपिक हम इससे जस्ट आगे ही पढ़ेंगे, क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ साल्ट फॉर्मेशन। तो ये याद रखना आपने, पहले यही रिएक्शन याद रखनी है। उसके बाद ये हमारा लास्ट में क्या बना है, वाशिंग सोडा बना है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फार्मूला पूछे तो यही लिखना आपने, सोडियम कार्बोनेट। अकेला लिखने से काम नहीं चलेगा, 10 ये H2O लगाना भी पड़ेगा इसके साथ। प्लस का निशान भी नहीं यूज करना है, डॉट लगा के यूज करना है। डॉट का मतलब अटैच्ड है ये, प्लस का मतलब तो अटैच्ड नहीं है, इसलिए ये कहना चाह रहे हो आप। उसके बाद है यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, वॉशिंग सोडा जिसको हम बोला है, इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। साफ सफाई में यूज करते हैं मेनली, कांच को धोने के लिए या फिर सोप साबुन बनाने के लिए। इसके अलावा जो भी पेपर इंडस्ट्रीज है, पेपर की साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स भी एक सोडियम का सब्सटेंस होता है जिसके काफ़ी बेनिफिशियल यूज हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, बता दिया, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं हम डोमेस्टिक पर्पज, घरेलू कपड़े वगैरह धोने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये वाटर की हार्डनेस क्या होती है? वाटर दो टाइप के होते हैं हार्डनेस के बेस पे, होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड, वैसे एक हैवी वाटर भी होता है, हैवी वाटर। हार्ड और हैवी दोनों अलग हैं। हैवी वाटर होता है D2O, ड्यूट्रियम डाइऑक्साइड, ड्यूट्रियम ट्राइटियम हाइड्रोजन, ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। सिंपल हम किसको पढ़ते हैं ज़्यादातर, H2O को, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन ही होता है। इसके अलावा ड्यूट्रियम भी ऑक्साइड बनाता है, हालांकि टेट्रियम भी है T2O, ये हैवीएस्ट है। लेकिन हैवी वाटर को हम D2O की फॉर्म में ज़्यादा पढ़ते हैं, T2O तो बहुत कम ही मिलता है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है, ये हम समझ। सॉफ्ट वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा जो सोप है, सोप या फिर डिटर्जेंट, हालांकि डिटर्जेंट नहीं, सोप से ही ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम यदि सोप से हाथ धोएंगे इस वाटर के अंदर तो वो क्या बनाएगी, फोम बनाएगी, अच्छा खासा जाग बनाएगी। और हम कई बार देखते हैं जाग नहीं बनता है, साबुन से हाथ धोते हैं, तो इसका मतलब वाटर आपका हार्ड है। और सोप के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, लेदर फॉर्मेशन। लेदर भी क्या करती है, लेदर भी एक प्रकार का फॉर्म ही है। अभी लेदर चमड़े से रिलेटेड नहीं है, लेदर फॉर्मेशन मतलब फॉर्म बनाता है। साबुन है अच्छे से अपना क्लीनिंग एक्शन करती है, कहने का मतलब ये है। अब हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयंस, कुछ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कुछ आयंस या फिर कुछ साल्ट प्रेजेंट होते हैं। और साल्ट की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से हमारा जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है ना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जिसको हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे क्लीन करती है साबुन, क्या क्या बना के क्या क्या चीज़ें बनती है जिससे वो क्लीनिंग करती है। तो वो हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, फॉर्म नहीं अच्छे से बन सकती, मिसल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं बन सकता, या फिर हम बोल सकते हैं मिसल फॉर्मेशन, तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अब हार्ड वाटर की जो एक साल्ट हैं जो मैंने बताया, मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट, इनको रिमूव किया जाता है किससे, हमारे वाशिंग सोडा से, Na2CO3 से। 11th में आती है ये डिटेल, किससे रिमूव की जाती है हार्डनेस। तो इनको यदि हमने रिमूव कर दिया ना साल्ट को, तो हमारा वाटर नॉर्मल हो जाता है फिर। और वो क्लीन वाटर, हम उसको ये तो नहीं बोल सकते कि
पीने के लिए यूज करेंगे, लेकिन उसको क्लीनिंग एक्शन में जरूर यूज कर सकते हैं। और यही रीजन होता है, क्या करते हैं हम कपड़ों को पहले डिटर्जेंट में भिगोते हैं और साबुन लगानी है तो बाद में लगाई जाती है। इसलिए डायरेक्ट आप यदि साबुन यूज करते हो तो उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं आएगी जितना पहले उसको डिटर्जेंट में डुबोएंगे तब आएगी। तो डिटर्जेंट में डुबोने से मतलब ये नहीं है कि वो क्लीनिंग ही कर देता है उसकी कंप्लीट। हालांकि ऐसे वॉशिंग पाउडर या फिर ज़्यादातर हम देखते हैं ये मशीन वाले जितने भी वॉशिंग मशीन वाले जितने डिटर्जेंट आते हैं उनमें तो सोप का ही एक्शन रहता है अंदर, सोप के भी साथ में मॉलिक्यूल डाल दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं कपड़ों को पहले भिगो के रखते हैं, इसका मतलब हमारा वाटर सॉफ्ट किया जाता है। और वाटर सॉफ्ट होने के बाद क्या करते हैं फिर साबुन से मिसल फॉर्मेशन बना के जो भी पक्के गाव हैं, ज़्यादा पक्के दाग हैं, गाव नहीं, दाग जो ज़्यादा पक्के हैं जो डिटर्जेंट रिमूव नहीं किए, तो क्या करते हैं फिर साबुन से दूर किया जाता है। साबुन का क्लीनिंग एक्शन इतना समझना हमने सॉफ्ट वाटर में ही अच्छे से होता है। तो ये हार्डनेस को रिमूव करता है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, हार्डनेस रिमूवल के रूप में भी यूज करते हैं। और हार्डनेस का मतलब ये नहीं कि सख्त है वाटर, वहाँ पे साल्ट से मतलब है, दिखने में तो वो भी लिक्विड ही मिलेगा और दिखने में ये भी लिक्विड है, बस इसका वजन ज़्यादा होता है। आइसोटोप में पढ़ते हैं तो है हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूट्रियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है। तो ये मास के हिसाब से हैवी बोला जाता है, हैवी और हार्ड। हायर क्लासेज के लिए वैसे आपको बता दिया मैंने, हो सकता है 10th में आपको इतना काम ना आए। उसके बाद है क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट आर रियली ड्राई। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है और ये टेस्ट ट्यूब से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट कहीं मिल भी सकता है आपको। इसमें क्या होएगा, यदि हम एक टेस्ट ट्यूब में कोई भी साल्ट लेंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसमें बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। कोई भी साल्ट है, जैसे हमारा NaCl है, NaCl वैसे गिल्ला हो जाता है, वो अलग बात है कि वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमोस्फियर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो तो आयंस में टूट जाता है, NaCl नेगेटिव इस तरीके। लेकिन कुछ साल्ट ऐसे होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं CuSO4 5H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट का साल्ट, को ज़्यादातर पिटरस ब्लू भी बोला जाता है, पिटरस ब्लू, कॉपर सल्फेट। इसके अलावा सोडियम, ये हमने पढ़ा था वाशिंग सोडा है। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा वाटर के मॉलिक्यूल अपने ऊपर लिए हुए हैं, यदि हम इनको हीट करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में उड़ते हैं, ना कि ये हम बोल सकते हैं कि केमिकली इसके अंदर बॉन्डेड हैं। तो एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसके अंदर आपको दी हुई है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। और ये साल्ट मिलते ही ऐसे हैं, ये हम लेके आते हैं इन साल्ट्स को मार्केट में, ऐसे ही फॉर्मूले में मिलते हैं, फॉर्मूला यूनिट में ही होते हैं ये वाटर। ऐसा नहीं है कि जैसे सोडियम के ऊपर तो वो चिपक जाते हैं, गिल्ला हो जाते हैं नमक, जब बरसात के टाइम में नमक वगैरह हम देखते हैं ऐसे छोड़ दें खुला तो गिल्ला हो जाता है। गिल्ला क्यों, क्योंकि मॉइस्चर कैप्चर करके वो ब्रेक हो गया, टूट गया वो आयंस में। लेकिन ये तो चिपके रहते हैं, ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होते हैं साल्ट में, ये क्या करते हैं चिपके रहते हैं फॉर्मूला यूनिट में, उन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, और तीसरा एग्जाम्पल जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, कैल्शियम सल्फेट .2H, ये क्या है, ये आपका जिप्सम होता है, जिप्सम। और जिप्सम आगे वाला हम साल्ट है वो पढ़ेंगे, इसी में से पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो निकाला जाता है, वो देख लेते हैं अभी। पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं, तो ये कैसे तैयार किया जाता है, लास्ट साल्ट है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है ये, मानो आप। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को यदि हम हीट करते हैं 373 मीन्स 273, इसमें से माइनस करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म किया जाता है क्या होता है, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में इसके ऊपर थे, कौन से, हालांकि ये रिएक्शन नहीं लिखनी है आपने पीओपी फॉर्मेशन की, कंफ्यूजन रहता है, ये पीओपी फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ से, ये आपका यहाँ से दूसरी चीज आपसे पूछी हुई है, लेकिन बनता कैसे है, कॉपर सल्फेट, हालांकि इस रिएक्शन का उल्टा किया जाता है। ये कैल्शियम सल्फेट .2H2O को यदि हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट .12H2O बनता है, और हमारे जो 1.5 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस पे उड़ जाते हैं 373 डिग्री
373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं। और जो ये मॉलिक्यूल बना है हमारा, यही हमारा पीओपी है। तो पीओपी फॉर्मेशन आपसे पूछे तो इसको मत लिख देना, ये आपका क्या है, ये दूसरी टाइप की रिएक्शन है। इसमें क्या बोला है, यदि पीओपी को हम वाटर में दे देते हैं और जो वाटर की इसके पास कमी थी वो वाटर हमने इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाता है, जिप्सम। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड बन जाता है ये, सीमेंट जैसे। हमने देखा है सीमेंट को यदि हम पानी में भिगो के रखते हैं तो वो पत्थर बन जाता है पूरा। इसी तरीके से ये होता पाउडर की फॉर्म में है। बनाया कैसे जाता है पाउडर की फॉर्म में, इसको इसको इसमें से वाटर मॉलिक्यूल हटा के, और इसको यदि वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि इसको यदि थोड़ी सी भी नमी मिल जाती है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट को भी ऐसे ही हमने नॉर्मली ऐसे रख दिया ना मॉइस्चर वाले का, वो बिल्कुल अंदर ही कट्टे के अंदर ही पक्के पत्थर बन जाती है वो, क्योंकि वो भी वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही कॉपर, ये कैल्शियम सल्फेट है ना जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी ऐसे हार्ड हो जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे हम हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर बंधवाते हैं तो फुल पत्थर हो जाता है एक बार, वो पहले लिक्विड था उसके बाद पत्थर हो जाता है। इसके बाद दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द सब्सटेंस, डॉक्टर्स जैसे यूज करते हैं इसको फ्रैक्चर्ड बोन, टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता है, राइट पोजिशन में रखने के लिए। वैसे इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो हड्डी हालांकि जुड़ फिर भी जाती हैं, लेकिन हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाए, तो उसकी राइट पोजीशन में रखने के लिए हम क्या बंधवाते हैं, प्लास्टर बंधवाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, वाटर के जब ये मिक्स होता है ना तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है, एक लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, हार्ड सॉलिड मास, सख्त मास बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हालांकि इसके यूजेज भी हैं, टॉयज बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, छत की जो डेकोरेशन है उसमें भी यूज किया जाता है प्लास्टर पीओपी। इसके अलावा पेंटिंग के टाइप में भी इसको यूज करते हैं, एक स्मूथ सरफेस आ जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस करने से। ट्राई टू फाइंड आउट कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का केमिकल नाम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ने दिया हुआ है ना कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। को भी कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या पूछ लिया, हेमी मीन्स हाफ, हाफ, और ये क्या है वाटर, हेमी हाइड्रेट। तो हेमीहाइड्रेट क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है। हो सकता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कई जने उसको लिख के आएंगे कैल्शियम सल्फेट ही है, हेमीहाइड्रेट भी लिखना पड़ेगा। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेरिस में एक जगह है वहां से इसके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको निकाला जाता है ना, माइंस होती हैं जैसे, या फिर किसी जगह से ज़्यादा मिलता है ये। तो एक पेरिस के अंदर एक जगह है, उस जगह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। हालांकि इसका आंसर मैंने दे दिया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकॉज, ये नेट से लिया हुआ है, ये बुक में नहीं है अपनी एनसीईआरटी में, बिकॉज इट वाज ओरिजिनली माइंड, माइंड में इसकी खाने मिलती हैं कहाँ पे, लार्ज क्वांटिटी में, एक जगह का नाम है, रख लेना याद फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन बना के छोड़ रखा है एनसीईआरटी ने, तेल आपको निकालनी पड़ सकती है, ये भी दिया नहीं है तो याद करने की जरूरत नहीं है। मोंट मार्ट्रे, मोंट मार्ट्रे नाम की जगह है, और ये पहाड़ियां हैं मोंट मार्ट्रे नाम की हिल्स के अंदर, पेरिस के अंदर मिलता है ये, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम इसका पड़ा हुआ है। बस ये रिएक्शन से याद रखना, उल्टी कब लिखनी है और सीधी कब लिखनी है, ये फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है, मैंने बात अभी बता रहा हूं मैं, फॉर्मेशन की रिएक्शन वो है, उल्टा लिख देंगे और 373 डिग्री से जो केल्विन है वो लिख देते हैं। और ये है जो वो एक क्वेश्चन आएगा अभी हम पढ़ेंगे कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए इसको, तो उसमें यही रिएक्शन लिखी जाती है।